और देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ा ही रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो क्या गया है, कितना हो गया थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन हो गया है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है वो भी हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने पढ़ा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाइनरी फिजन के बाद में जो आज हमें पढ़ना है वो है मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो ध्यान रहे फिजन का मतलब ब्रेकिंग है और मल्टीपल का मतलब मैनी। कई पार्ट में अगर कोई पेरेंट सेल डिवाइड हो जा रही है और हर एक पार्ट एक अपने आप में नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब मैनी। यहाँ पे क्या है, एक देखिए बाइनरी फिजन में हमने क्या देखा था, एक पेरेंट सेल था, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और दो इक्वल हाफ जो डॉटर सेल थे वो बिल्कुल सेम थे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। किसकी तरह से, अपने पेरेंट सेल की तरह के। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक कोई पेरेंट सेल है, ये कोई पेरेंट सेल है, और ये पेरेंट सेल जो है ये क्या होगा, इसमें जो रिप्रोड्यूस हो रही है वो कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, मल्टीपल फिजन के थ्रू हो रहा है, मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो बनेंगी कितनी, मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है, ये चीज है। दूसरा चीज है मल्टीपल फिजन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। क्यों होगा ये अभी हम बात करेंगे। बाइनरी फिजन हमेशा कब होता था, बाइनरी फिजन हमेशा कब होता था, जब फेवरेबल कंडीशन होती थी। मल्टीपल फिजन कब हो रहा है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल फिजन है क्या वो थोड़ा सा देख लेते हैं, डिफिनीशन समझ लेते हैं पहले। when parent cell divide into many daughter cell, ठीक है, या यहां पे हम ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक पेरेंट सेल है, डिवाइड हो रहा है कब, मैनी डॉटर सेल्स में, और कब डिवाइड हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। ये चीज याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। दूसरी चीज क्या है, यहां पे नंबर ऑफ स्प्रिंग जो बन रहे हैं, नंबर ऑफ स्प्रिंग जो बन रहे हैं वो ज्यादा है। ठीक है, टाइम भी क्या है, टाइम भी यहाँ पे लेस है, किसके कंपेयर में, बाइनरी फिजन के कंपेयर में। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल फिजन का डिवीजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने वाले हैं कि ये माइटोसिस के थ्रू हो रहा है और ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन हो रहा है। नंबर ऑफ स्प्रिंग और टाइम जो है लेस है, किसके कंपेयर में, बाइनरी फिजन के कंपेयर में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरी चीज क्या है कि जब हम बाइनरी फिजन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कहा कि जो डॉटर सेल्स बन रही हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह बन रही हैं, कोई भी वेरिएशन वहां पे नहीं है। यहां पे वेरिएशन आपको मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, तो ये भी लिख सकते हैं लेस वेरिएशन इज अकर्स। इसीलिए आपको पता है कि प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज हैं, है ना। 4 जो स्पीसीज अलग अलग हैं वो कहीं ना कहीं मल्टीपल फिजन के थ्रू ही नए वेरिएशंस फॉर्म होते हैं प्लाज्मोडियम के केस में। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें जो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये माइटोसिस के थ्रू हो रहा है, वेरिएशन यहाँ पे थोड़ा सा है और अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। नंबर ऑफ स्प्रिंग और टाइम, ये बाइनरी फिजन के कंपेयर में अगर हम देखें तो ऑफ स्प्रिंग ज्यादा बनेंगे और टाइम कम लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं कौन कौन से होंगे। ऐसे ये छोटा बोर्ड बड़ा दिक्कत करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो बहुत ज्यादा कॉमन है, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की लगभग सभी स्पीसीज, है ना, प्लाज्मोडियम।
और अमीबा। अब आप कहोगे भाई अमीबा तो कहीं लिखा नहीं, अमीबा है, लेकिन जब अमीबा लिखेंगे तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे सिस्ट फॉर्मेशन। तो अमीबा जब यहाँ रिप्रोड्यूस करेगा तो केवल जब सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू होगा तभी रिप्रोड्यूस करेगा। प्लाज्मोडियम आपका बेसिकली ज़्यादातर मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है और स्पोर फॉर्मेशन भी करता है। वो हम लोग जब मलेरिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे, डिजीज वाला चैप्टर, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका प्लाज्मोडियम हो गया और अमीबा। अमीबा जब लिखेंगे तो यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि अमीबा भी जब अनफेवरेबल कंडीशन में जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीपल फिजन ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं होता क्या है। यहाँ पे नए नए जो शब्द आए हैं, एक तो आता है सिस्ट है ना, दूसरा स्पोर आएगा, ये सब क्या है। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम के साथ ही साथ यहाँ पे हम ये चीजें समझ लेंगे। जैसे सपोज दैट ये अमीबा है और ये अमीबा का इसका ये क्या है भाई, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये इसका न्यूक्लियस पार्ट है, और ये कोई मान लो प्लाज्मोडियम है। अब ये प्लाज्मोडियम है कहाँ पे, ये प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशन कब मिलेगा, जब ये होगा कहाँ पे, आरबीसी के अंदर। कहाँ पे है ये कहाँ पे है, आरबीसी के अंदर है भाई। जब हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम इंटर कर गया मॉस्किटो के थ्रू मलेरिया के केस में, तब उसके लिए जब हमारे बॉडी के अंदर है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन तो नहीं होगी भाई। जो हमारे बॉडी के एंटीबॉडी हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो इसको तो मारने के लिए कोशिश करेगा ना, WBC, तो ये उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अब ये क्या करेगा, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में है तो ये कि सिस्ट का फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। सिस्ट फॉर्मेशन आप ऐसे समझ लो, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है ना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बचने के लिए ये अपने आप को ढकना शुरू कर देता है। आप ऐसे समझो जैसे जाड़ा होता है तो हम क्या करते हैं भाई, पहले इनर पहन लेते हैं, और इनर पहनने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर एक और जैकेट पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं, शर्ट के ऊपर फिर क्या, एक स्वेटर पहन लेते हैं, फिर एक जैकेट पहन लेते हैं। तो वो जो आउटर में जो एनवायरमेंट है वो हमारे इंटरनल एनवायरमेंट को इफेक्ट न कर सके, इसलिए हम इतना सब पहनते हैं कपड़े। ऐसे ही जो आउटर में एनवायरमेंट है, आउटर में एनवायरमेंट क्या है, एंटीबॉडी है, और इसके इनर में क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म को बचाने के लिए ये क्या कर लेता है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, सिस्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिस्ट की 3 लेयर है। यहाँ पे सिस्ट की जो बनी होती है वो 3 लेयर हैं। पहला है आपका C1, दूसरा है आपका C2, तीसरा है आपका C3 मेडिकल के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको पूछ सकता है। तो जो आउटर लेयर है, जो C1 है, ये क्या है, आउटर लेयर है। ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर है। ये कौन सी आपकी मिड लेयर है, और ये कौन सी आपकी इनर लेयर है। ये कैसी है, इनर लेयर है। यहां पे हम अलग अलग मार्कर से दिखाना चाहिए। तो जो आउटर में है, आउटर में जो लेयर है वो इस तरह से बन जाती है थोड़ा सा, ये आउटर की लेयर। तो ये है आपकी क्या है, C1 है। ये क्या है आपकी, C1 है। जो C1 लेयर है ये कैसी होगी, हार्ड होगी। ये कैसी है, हार्ड लेयर है। और कैसा है, सीमेंटेड है। कैसी है, सीमेंटेड है। अब आप कहोगे बना किससे होता है भाई, ये जो है आपका बेसिकली फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की बनी होती हैं, या फास्फोरस के साथ कोई और दूसरा एलिमेंट हो जाए। ठीक है, उस पर हम नहीं चलते हैं। दूसरा जो है आपकी मिड लेयर है, और ये बहुत हार्ड है, और इसमें कोई भी परमेबिलिटी नहीं होती है। नो परमेबल मतलब कोई भी परमेबिलिटी नहीं है, यहां से कोई भी आयन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा जो दूसरी लेयर है ये क्या है, ये इलास्टिक नेचर की है। इसका नेचर कैसा है, इलास्टिक है। जो दूसरी लेयर है यहाँ पे, मान लो ये वाली जो दूसरा हमने ब्लैक कलर का बनाया, ये क्या है आपका C2 है। तो इसका नेचर कैसा है, इलास्टिक है। ठीक है, और ये किससे बना है, ये बेसिकली आपका प्रोटीन से बना होता है। किससे बना है, प्रोटीन का है, साथ ही साथ लिपिड हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। तीसरा जो सबसे इनर वाली लेयर है, मान लो ये जो तीसरी हमने लेयर बनाया, ये कैसी है,
ये है आपका इनर लेयर, मान लो ये इनर लेयर बना दिया। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बनना है, चलो फिर बना देंगे। इनर लेयर, जो इनर लेयर है ये कैसी है, ये भी इलास्टिक नेचर की है। ये भी कैसा है, इसका इलास्टिक नेचर। ये इसमें परमेबिलिटी प्रेजेंट होती है। इसमें जो आयन का एक्सचेंज हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये अगर हम देखें बना किसका है, ये बेसिकली बना है आपका फॉस्फोलिपिड का। ये किसका बना है, फॉस्फोलिपिड। तो ये 3-4 पॉइंट दिमाग में रखना, ठीक है। तो हम इतना समझ गए कि भाई प्लाज्मोडियम जो है वो है कहां पे, आरबीसी के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है। तो उसके लिए जो हमारे बॉडी के अंदर चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती हैं। तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में पहुंचता है तो ये क्या करता है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। सिस्ट क्या करता है, जो आउटर में एनवायरमेंट है उससे इंटरनल के एनवायरमेंट को बचाता है। आउटर में क्या है भाई, आउटर में एंटीबॉडी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, है ना। तो उससे बचाने के लिए, बचाएगा किसको, साइटोप्लाज्म को बचाएगा, इसके न्यूक्लियस को बचाने के लिए एक लेयर का फॉर्म कर लेगा। इस लेयर को क्या कहेंगे, सिस्ट कहेंगे। सिस्ट बेसिकली यहाँ पे 3 लेयर होती हैं, C1, C2 और C3। जो C1 है ये आउटर की लेयर है, ये सीमेंटेड लेयर है, हार्ड है, कोई परमेबिलिटी नहीं है, और बना किससे, फास्फोग्लिसरल डिहाइड से बने होते हैं। दूसरा जो C2 यानी मिड लेयर है, मिड लेयर ये इलास्टिक नेचर की है और ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। परमेबिलिटी वैसे इनमें भी नहीं होती है कुछ केसेस में। C3 यानी इनर लेयर जो है ये फास्फोलिपिड से बना है, इलास्टिक नेचर का है, परमेबिलिटी प्रेजेंट होती है, यानी आयन का एक्सचेंज कर सकता है। समझ में आ गया भैया, आगे बढ़े। ये जो आउटर में है ये हार्ड है, ये से। तो ये सारी कहानी यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद अब ये क्या है भाई, ये अनफेवरेबल कंडीशन इसके लिए चल रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन ना तो भाई मतलब इसको अच्छा सा टेम्परेचर मिल रहा है, ना अच्छा सा इसको एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा है जिसमें शेल्टर अच्छा हो, ना फूड अच्छा हो। तो ये अपना दिन काट रहा है, जैसे लॉकडाउन में हम लोग दिन काट रहे हैं ना। लॉकडाउन में क्या हुआ था भाई, हम लोग ऐसे दिन काट रहे हैं बस, है ना। तो ऐसे ये भी अपना दिन काट रहा है कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन की उम्मीद में जिंदा है। अब अच्छे दिन आते भी है भाई, अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जैसे हम लोग अच्छे दिन की कल्पना कर रहे हैं ऐसे ये भी कल्पना कर रहा है। लेकिन अब इसमें सेल है, तो सेल के अंदर जो चीजें हैं वो तो चलती रहेंगी, ठीक है। अब क्या है, जो इसका न्यूक्लियस पार्ट है, मान लो भाई ये सिस्ट है, हम सिस्ट समझ गए भाई, ये सिस्ट है, बिल्कुल ये सिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। ये सिस्ट है, ये ब्लैक और ये ब्लू दोनों सिस्ट के अलग अलग लेयर है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस पार्ट होगा वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, समझ में आ रही बात। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देखिए सेल के अंदर चीजें, मैंने जब सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, जीवन फेज में भी चीजें रुकती नहीं है। ऐसा नहीं कि सेल साइकिल यहाँ पे नहीं होगा, सेल साइकिल की स्टेजेस अब शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगा। कैरियोकाइनेसिस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, न्यूक्लियस यहाँ पे, न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड होने लगेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। किस प्रोसेस से, कैरियोकाइनेसिस। 11th में सब चीजें सेल डिवीजन में आपने सब वर्ड पढ़े हैं, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के थ्रू जो इसका न्यूक्लियस है वो कई पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। बात समझिए, यहां पे सेल डिवीजन से थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे न्यूक्लियस इसका सिर्फ डिवाइड हो रहा है। किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो जो इसका साइटोप्लाज्म है ये इसको कवर करना शुरू कर देगा। इसका साइटोप्लाज्म इसको कवर करना शुरू कर देगा। इस तरह से साइटोप्लाज्म ने इसको कवर कर दिया भाई। समझ में आया। पहली स्टेज में क्या होता है कि भाई सिस्ट बना रहा है। दूसरी स्टेज में क्या है, इसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस वाला पार्ट यानी सीधे शब्दों में कहें इसका जो डीएनए है, इसका जो आरएनए है, जो इसका हिस्टोन प्रोटीन है, जो इसका हिस्टोन प्रोटीन है, ये सब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। किस प्रोसेस से, थ्रू कैरियोकाइनेसिस के थ्रू। मतलब सीधे सीधे अगर देखें तो कौन सा प्रोसेस, एस G1, S और G2, मतलब सेल साइकिल का ये सब कहानी यहां पे शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन अभी भी चल रही है, अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, और इसके जो साइटोप्लाज्म है वो इसको कवर करता शुरू कर देगा। ये स्टेजेस ऑटोमेटिक इसके अंदर चलती रहेंगी। अब ये स्टेजेस चलेंगी कैसे भाई, 4, 8, 16, 32, 64 ये इस तरह से चलती रहेंगी, 4, 8, 16, 32, 64। क्यों? क्योंकि भाई ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू तो हो रहा है। वो आप सेल वाले चैप्टर के साथ ही इसको समझ पाएंगे, बिल्कुल सेल वाला चैप्टर दिमाग में रखिए तभी ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब अच्छे दिन जब आए भाई, कभी तो अच्छे दिन आएंगे, अब जैसे ही अच्छे दिन आते हैं तो इसका जो सिस्ट है, ये इसका जो सिस्ट है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये सिस्ट क्या होगा, सिस्ट ब्रेक हो जाएगा। जब सिस्ट ब्रेक हो जाएगा तो जो इसके जो ये स्पोर हैं ये बाहर आ जाएंगे। ये क्या है, स्पोर, और हर एक स्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके एक प्लाज्मोडियम में तब्दील हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कुछ हद तक समझ में आ गई। फिर से समझ लेते हैं। मल्टीपल फिजन क्या है भाई, फिजन का पार्ट है। बाइनरी फिजन हमने पढ़ा था, मल्टीपल फिजन हमें पढ़ना है। मल्टीपल फिजन क्या है, बेसिकली ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। It is occurs only in unfavorable condition, but in case of the binary fission, it occurs in the favorable condition. Unfavorable condition means their temperature, their shelter and foods is not in optimum levels that organism are required. Suppose that plasmodium is present inside our RBC, that is not a favorable condition for that one, because inside our body antibodies is present, WBC are present, they need to kill them. So they start to make a cyst. They start to form one cyst like that. Cyst, it is the cemented wall is there. So just you can imagine inside our winter we are wearing jacket, sweater like that. So for to depend on the environment. Same thing is here also. They start to form one cyst. That cyst protect their internal environment, like that cytoplasm, like their nucleus. Understood? That cemented layer cyst, they have three different layers. There C1, C2 and C3 that I was discussed already. After that nucleus part start to divide by the process of karyokinesis, because it is the whole process going for the mitosis. After that, when these small nucleus part, they will covered by their cytoplasm, and that small fragment with their cytoplasm, that is called spores. After that, when favorable condition will comes, their cyst will break down and these spores are outcomes and they germinate and convert into a plasmodium. पूरी बात समझ में आ गई। ये है आपका मल्टीपल फिजन्स। प्रोसेस बाय प्रोसेस हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई। कैसे लिखेंगे, जैसा हमने बोला कि यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, पहले क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस पार्ट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड कैसे होंगे, वही G1 यस G2 वो सब आपको पता है। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म कवर कर लेगा। फिर क्या होगा, फिर वही जब से अच्छे दिन आएंगे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिस्ट ब्रेक डाउन होगा। सिस्ट ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होगा, स्पोर बाहर आएंगे। स्पोर बाहर आने के बाद क्या होगा, जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा, नए प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। कहानी खत्म। तो ये है आपका मल्टीपल फिजन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्लाज्मोडियम की सभी स्पीसीज लिख सकते हैं, अमीबा लिख सकते हैं, और उसमें सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू। डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, या मैं लगा दूंगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।